कंटिन्यू करते हैं। लेट DCT डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो उसके अंदर मोस्टली एब्जॉर्प्शन हो चुका था। तो यहाँ तक जब डिजिटल लेट DCT तक जब ये फ्लो आएगा वाटर का, तो ये मान लो DCT का लेट पार्ट है और ये कंटिन्यू हो रहा है किसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ, और ये आगे जाके कैपिलरी डक्ट में कनेक्ट हो जाती है। तो एक कैपिलरी डक्ट के अंदर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जुड़ी रहती है। तो मान लो इसके अंदर क्या था कि यहाँ तक जितना फ्लो आया था ये लास्ट रह गया था 5 से 9% तक जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, यानी 1% तो यूरिन माना था कि 1% तक यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है बॉडी की डिमांड पे, जो डिसाइड करता है एडीएस। अगर बॉडी के अंदर प्लाज्मा की ओस्मोलरिटी इंक्रीज है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है और या कोई टाइप का हेमोरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एडीएच सिक्रीट होता है और ये 1% भी वेस्ट नहीं जाने देता है, इसमें भी एब्जॉर्प्शन करता है और जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है। तो कंसंट्रेटेड जो यूरिन होता है उसकी अगर आप देखोगे तो फुल डे के अंदर 400 से 500 ml यूरिन पास करेगा एक पर्सन, और यही यूरिन अगर डाइल्यूटेड होता है, जो डायबिटिक इंसिपिडेंस यानी एडीएच की एब्सेंस जो हो जाती है हार्मोन की, तो उसके अंदर अगर देखने को मिलता है डायबिटिक इंसिपिडेंस के अंदर, तो ये कम से कम 20 लीटर पर डे यूरिन पास करता है। तो इसके अंदर सबसे मेन जो रह जाता है वो ये रह जाता है कि इंसान के अंदर पानी की कमी को पूरा करना, मेन टारगेट नर्सिंग ये रह जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको, लेट DCT को। तो लेट DCT के अंदर देखें तो ये मान लो लेट DCT लेट पार्ट और ये कलेक्टिंग डक्ट है ना। तो इन सब पे क्या रहता है, इन सब पे जो इसकी प्रीट्यूबुलर सेल है, ये प्रीट्यूबुलर सेल कुछ स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन कर लेती है, ठीक है। और इन्हीं मॉडिफाइड सेल को इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं किसमें, एक तो हो गया प्रिंसिपल सेल और सेकंड इंटरकलेटेड सेल। कुछ जो मॉडिफाइड नहीं होती है सेल वो ट्यूबुलर सेल, उनको बोलेंगे ट्यूबुलर सेल। तो जो ये प्रिंसिपल सेल है ये क्या स्पेसिफिक होता है इसमें, तो सर जो प्रिंसिपल सेल रहती है, अगर प्रिंसिपल सेल की बात करें और इसकी एक स्ट्रक्चर देखें, मान लो ये प्रिंसिपल सेल है ना, ये जो ट्यूबुलर के ट्यूबुलर जो सेल है ये मॉडिफाइड हुई और इसको अपन प्रिंसिपल सेल के नाम से जानने लगे। तो इसको मैं बड़ा करके यहाँ बना रहा हूँ। तो प्रिंसिपल सेल सेम रहेगी, इसका भी ये पार्ट बेजोलेटल रहेगा, यानी ये पार्ट बेजोलेटल, ये भी बेजोलेटल, और इसकी जो ल्यूमन की तरफ जो फेस होगा इस सेल मेम्ब्रेन का उसको बोलेंगे एपिकल मेम्ब्रेन, एपिकल मेम्ब्रेन, और ये बेजोलेटल। इस पे भी क्या रहता है, इस पे स्पेशल चीज़ ये रहती है कि एक तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का पंप रहता है। तो इसमें एक तो रहता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सेकंड चीज़ इसकी रहती है कि इसके अंदर सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर की जगह, ओनली प्रिंसिपल सेल में है ना, सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर की जगह लीकी चैनल प्रेजेंट रहते हैं किस किस के, सोडियम और पोटेशियम के। तो सोडियम जो
लीकी चैनल है वो ओनली एपिकल मेम्ब्रेन पे रहता है, यानी इस साइड की मेम्ब्रेन पे ओनली सोडियम और पोटेशियम रहेगा। लेकिन पोटेशियम ये है कि पोटेशियम का जो लीकी चैनल है वो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे भी रहेगा। तो जो बेजोलेटरल वाली साइड है इस पे भी पोटेशियम का लीकी चैनल रहता है और इधर एपिकल में भी रहता है। ये मान लो दूसरी सेल है और ये यहाँ पे लूमन है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। तो इसमें एपिकल पे लीकी चैनल प्रेजेंट रहता है। ये सोडियम का लीकी चैनल है, ये पोटेशियम का है, ये भी पोटेशियम का लीकी चैनल है। इधर ये इंटरस्टिशियल स्पेस आ गया। तो इसके अंदर थोड़ा क्लियर ड्रॉ करते हैं इसको। मान लो ये चाहे आप लेड डीसीटी का पार्ट मान लो या फिर कलेक्टिंग डक्ट का मान लो, बात एक ही है, कलेक्टिंग डक्ट और लेड डीसीटी एक जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इस पे जो ये जो लुमन आ गया, इसमें फिल्टर्ड फ्लूइड आएगा, ये ट्यूबुलर लुमन हो गया, ठीक है। इसमें जो ऊपर से जो फिल्टर्ड है और ये यहाँ से निकल जाएगा। इसकी जो मेम्ब्रेन बनाती है इसको अपन ट्यूबुलर सेल बोलते हैं। तो कुछ ट्यूबुलर सेल मॉडिफाइड हो जाती है और उन ट्यूबुलर सेल को प्रिंसिपल सेल और इंटरकलेटेड सेल बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे मान लो तो ये ऊपर जो ब्लू में ड्रॉ किया है ये मान लो प्रिंसिपल सेल है। तो प्रिंसिपल सेल का जो मेन काम, इसमें भी सेम, इधर भी बेजोलेटरल होगा, इधर एपिकल होगी, ये ल्यूमन की तरफ जो फेस करेगी ये मेम्ब्रेन एपिकल। हाँ ये मॉडिफाइड है लेकिन सेम ये ट्यूबुलर सेल ही है, बस उसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस वो क्या रहेंगे, इसके अंदर ये लीकी चैनल प्रेजेंट रहेंगे, कोई सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर प्रेजेंट नहीं रहता तो लीकी चैनल यानी डिफ्यूजन से सारा सोल्यूट है वो एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो सोडियम आ रहा है यहाँ पे वो लीकी चैनल से डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो ये मान लो प्रिंसिपल सेल है, प्रिंसिपल सेल में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेन रोल करती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कैसे मैनेज किया जाता है इसमें, तो इसके पीछे जो प्रेजेंट रहता है सर, यहाँ पे एक सोडियम और पोटेशियम पंप प्रेजेंट रहता है। तो इस सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है कि ये पोटेशियम को, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस, ये हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे जो कैपिलरी प्रेजेंट है, ये ब्लड की कैपिलरी प्रीट्यूबुलर कैपिलरी होगी, ये होगी प्रीट्यूबुलर कैपिलरी। तो यहाँ पे जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे रहेगा और एडीएच पे टोटल डिपेंड रहेगा। तो जो प्रिंसिपल सेल की जो अपन स्ट्रक्चर देखें और ये स्पेशल कैसे होती है वो चीज़ देखें, तो इसमें जो सोडियम चैनल होता है वो वन वे होता है, ओनली एपिकल मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल प्रेजेंट रहता है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे नहीं रहता है। जबकि पोटेशियम जो चैनल है वो एपिकल और बेजोलेटरल दोनों पे प्रेजेंट रहता है। तो ये भी पोटेशियम चैनल है और ये भी पोटेशियम चैनल है, लेकिन सोडियम चैनल ये एक ही है। यहाँ पे ये सोडियम पोटेशियम पंप है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है कि इंट्रासेलुलर जो भी सेल है, तो इंट्रासेलुलर जो सोडियम रहेगा वो कम रहता है और पोटेशियम ज़्यादा रहता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें नॉर्मल सेलुलर फंक्शन के लिए, तो सोडियम हाई रहता है और पोटेशियम कम रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है, देखो ये पोटेशियम है ना, तो यहाँ पे ये पंप है, तो ये पंप यहाँ से क्या करेगा, इस पोटेशियम को जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये मान लो इंटरस्टिशियल स्पेस
मानना क्या बनाया मैंने, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो पोटेशियम प्रेजेंट है वो इंट्रासेलुलरी मूव करेगा। और यहाँ से जो सेल के अंदर ऑलरेडी अगर सोडियम प्रेजेंट है और उसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो सोडियम को क्या करेगा, आउट निकाल देगा बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस में निकाल देगा, तो जब इंटरस्टिशियल स्पेस में निकाल देगा पोटेशियम अंदर आ जाएगा, सोडियम बाहर चला जाएगा। तो इंट्रासेलुलरी सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलरी कम होने की वजह से जो ल्यूमन के अंदर सोडियम प्रेजेंट है वो फ्री चैनल, यहाँ पे जो ये चैनल है सोडियम चैनल, तो इस चैनल के थ्रू इंट्रासेलुलरी आ जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। इसमें किसी टाइप की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर एरोमेटिक डायग्राम की देखें तो देखो, सबसे पहले क्या करता है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप है वो इंट्रासेलुलरी जो सोडियम है उसको कम करता है। तो कंसंट्रेशन है जो इंट्रासेलुलरी वो डिक्रीज हो जाती है, इंट्रासेलुलरी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इस इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से सोडियम जो चैनल है उससे डिफ्यूजन होता है सोडियम का, और सोडियम प्री ट्यूबुलर जो ये ट्यूबुलर स्पेस है तो ट्यूबुलर फ्लूइड से कहाँ जाता है, इंट्रासेलुलरी चला जाता है। ठीक है। और जब यहाँ से पोटेशियम यहाँ इंट्रासेलुलरी आ गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो ये पोटेशियम बोथ साइड में मूव कर जाता है, ये प्री ट्यूबुलर भी आ जाता है और इधर भी आ जाता है। अब सर ये तो थी प्रिंसिपल सेल, इसमें एक स्पेशल चीज़ और प्रेजेंट रहती है, इसमें एक वेसिकल प्रेजेंट रहती है। ठीक है। तो इसमें कुछ टिनी वेसिकल प्रेजेंट रहती है। ये टिनी वेसिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, एडीएच की प्रेजेंस के अंदर। जब ये टिनी वेसिकल्स नॉर्मली तो ये एंडोसाइटोसिस में की प्रोसेस के अंदर रहती है। ठीक है। तो ये एपिकल मेम्ब्रेन से अपना मुंह बाहर नहीं निकालती है, यानी इस ल्यूमन जो ट्यूबुलर फ्लूइड है यहाँ तक नहीं आती है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं वाटर चैनल प्रोटीन। तो ये जो इसके अंदर जो कुछ प्रोटीन यानी टिनी वेसल में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, उन प्रोटीन को बोलते हैं, जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं कौन से, वाटर चैनल प्रोटीन, इनको बोलते हैं एक्वापोरिन 2। जहाँ अपन ने पहले पढ़ा था किसमें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्वापोरिन फर्स्ट था। तो एक्वापोरिन फर्स्ट और एक्वापोरिन 2 का कोई टाइप से एक दूसरे पे इंटरलिंक नहीं है। एक्वापोरिन 2 पे एडीएच वर्क करता है और एक्वापोरिन फर्स्ट है उस पे एडीएच का कोई रोल नहीं होता है, एडीएच के मतलब एडीएच से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो एडीएच ओनली प्रभाव करता है किसको, एक्वापोरिन 2 को। नॉर्मल जब ये सेल होती है, एडीएच लेवल नॉर्मल है बॉडी के अंदर, तो ये वेसल यहाँ की जो एपिकल मेम्ब्रेन है इससे बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब एडीएच की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई और मान लो वॉल्यूम कम हो गई, तो वो वॉल्यूम कम होगी, उसका भी एक वो है मतलब मैकेनिज्म है, वो आगे अपन जब हार्मोन रेगुलेशन पढ़ेंगे, यूरिन में हार्मोन का इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होती है वो रेनिन का सिक्रेट करती है, रेनिन एंजियोटेंसिन भी होता है। और दूसरी वो तो उसमें एंजियोटेंसिन सिस्टम का हो गया। उसके बाद जब एडीएच का इफेक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, जो ओस्मोलो रिसेप्टर होते हैं, ओस्मोलर रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। और जब भी ओस्मोलरिटी या कंसंट्रेशन में चेंज आता है तो हाइपोथैलेमस इसको कैच कर लेता है और कैच करके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, रफली बता रहा हूँ अभी, वो एडीएच का सिक्रेट करती है और एडीएच यहाँ के प्रिंसिपल सेल पे काम करता है। ठीक है। बाकी बहुत सारे हार्मोन एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं।
तो मेनली अभी अगर एडीएच का देखें तो एडीएच आगे प्रिंसिपल सेल पे काम करता है। प्रिंसिपल सेल क्या करती है? प्रिंसिपल सेल सर जो ये टिनी वेसल्स हैं, नॉर्मली तो ये प्रिंसिपल सेल जब एडीएच का इफेक्ट नहीं होता तो ये क्या करती है कि ये नॉर्मली सोडियम थोड़ा बहुत हल्की फुल्की परमेबल होती भी है या नहीं होती है, ये भी मान सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स बोलती हैं कि हल्की फुल्की मतलब बहुत ही लिटिल फ्यू परमेबल होती है। लेकिन जब एडीएच का इफेक्ट आ जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब एडीएच का इफेक्ट आने के बाद ये जो टिनी वेसल्स हैं, ये टिनी वेसल्स सर एक्जोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, हर सेल के अंदर वो देखने को मिलती है। उसके अंदर ये वेसिकल्स, ये इस वेसिकल में वाटर चैनल प्रोटीन है और ये वेसिकल्स मूव करके और आउटर आ जाती है और एपिकल मेम्ब्रेन में अपना मुंह बना लेती है। ठीक है, तो ये एपिकल मेम्ब्रेन में मुंह बना के ये जो वेसल्स है, बहुत सारे कॉपीज होते हैं इसमें, बहुत सारी वेसिकल्स प्रेजेंट रहती है ऐसी हर प्रिंसिपल सेल में होती है और इसके अंदर बहुत सारे कॉपी वाटर चैनल प्रोटीन के रहते हैं। तो ये वाटर चैनल प्रोटीन पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है जब एडीएच का बढ़ जाता है ना लेवल, तो ये जो टिनी वेसल्स हैं ये एपिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ट्यूबुलर फ्लूइड तक आ जाती है और यहाँ से इसमें जो ये प्रोटीन लगे हुए हैं जिसको अपन वाटर चैनल प्रोटीन बोलते हैं और एक्वापोरिन 2 के नाम से जानते हैं, तो इन पे एडीएच का इफेक्ट होता है, ये परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वाटर स्पीड से एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। जितनी एडीएच की कंसनट्रेशन बढ़ेगी उतनी इसमें परमेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये रोल था इसमें एडीएच का। इसमें इसके आगे क्या रहता है, तो एडीएच अगर प्रिंसिपल सेल की बात करेंगे कौन सा ये जो सोल्यूट है उसको एब्जॉर्प्शन करती है और एक्सक्रीट करती है, तो प्रिंसिपल सेल के अंदर हमेशा देखने को मिलता है सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम का एक्सक्रेशन होता है और इसमें कभी कभी क्लोराइड भी ऐड होता है। क्लोराइड कब ऐड होता है? जब एडीएच का इफेक्ट आता है, ताकि ये ऑस्मोलिटी से पानी के एब्जॉर्प्शन को और बढ़ा सके। तो इसके बाद सर ये फ्लूइड, ये पोटेशियम इसमें एक्सक्रीट हो गया। ये सिर्फ पोटेशियम की डाइटरी पोटेशियम है, पोटेशियम का बॉडी के अंदर जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ये चैनल बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर प्रिंसिपल सेल को ब्लॉक कर दिया जाए या इस चैनल को प्रिंसिपल सेल के इफ़ेक्ट को रोक दिया जाए तो इसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर पोटेशियम बढ़ जाएगा। और पानी का तो चलो इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि ओवरऑल दूसरी साइड भी मैनेज कर लेती है एक को अगर रोकते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो इसको अगर अपन रोक देंगे ना, इस प्रिंसिपल सेल के काम करने को रोक देंगे तो इसमें बॉडी के अंदर ये पोटेशियम बढ़ा देगी और ये डिसरिदमिया वगैरह कर सकती है। तो ये तो थी प्रिंसिपल सेल। अब इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड सेकंड सेल जो होती है उसकी बात कर लेते हैं, इंटरकैलेटेड सेल। तो इंटरकैलेटेड सेल में क्या होता है, सेम ऐसे लीकी चैनल होते हैं और उसमें वो क्या करती है, उसमें सर ये क्या करती है, पोटेशियम को एब्जॉर्प्शन करती है और एक्सक्रीट क्या करती है, H+ को एक्सक्रीट करती है। ठीक है, पोटेशियम और कभी कभी ये बाइकार्बोनेट को भी एब्जॉर्प्शन करती है। तो ये इंट्रासेलुलरी किसको लाएगी, पोटेशियम को और बाइकार्बोनेटरी, और मूव करवाएगी H+ को। तो अगर इस सेल को कोई भी मेडिसिन अगर इंटरकैलेटेड सेल को ब्लॉक करती है या इसके फंक्शन को ब्लॉक करती है तो वो क्या करेगी, बॉडी में H+ को बढ़ा देगी और पोटेशियम का लॉस कराएगी क्योंकि इसमें पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। देखो ये पोटेशियम रिलीज़ कर दिए और इसके बाद जो यहीं इसमें डिस्टल कन्वर्टेड जो ट्यूब है लेट वाली और इसमें कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो इंटरकैलेटेड सेल प्रेजेंट रहती है वो इसका पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन करती है और H+ का एक्सक्रीट करती है। तो ओवरऑल जब ये पेपिलरी डक्ट में आ जाता है तो ये एडीएच पे इफेक्ट करता है। अगर बॉडी के अंदर ओस्मोलरिटी ज़्यादा हो गई है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्लाज्मा कम है, तो एडीएच रिलीज करती है कौन सा, हाइपोथैलेमस जो ओस्मो रेगुलेटर सेंटर होता है, ओस्मो रिसेप्टर होते हैं उसमें, तो वो ओस्मोलरिटी को चेक कर लेता है और वो स्टिमुलेट करता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एडीएच का सिक्रेशन करती है और ये इसको ब्लड में रिलीज़ कर देती है। ठीक है, और ये ब्लड में रिलीज़ करके ये जाके प्रिंसिपल सेल पे इफ़ेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ ये एक दूसरे पे वैसे भी इफ़ेक्टिव होती है। अगर
जैसे अगर ये एंजियोटेंसिन सेकंड, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड की बात करें तो एंजियोटेंसिन सेकंड भी ऐसे करेगा। वो क्या करेगा, जुक्स्टाग्लोमेरुलर से, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होती है वहाँ से क्या रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है, और उससे इसका मतलब रेनिन रिलीज होता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन उसको बढ़ा देगा। जो एंजियोटेंसिनोजन जो हिपेटोसाइट बनाती है एवरी टाइम 24 आवर्स, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन होता है वो 10 अमीनो एसिड क्लिप ऑफ होता है, क्लिप ऑफ 10 अमीनो एसिड का होता है। इसको जब ये मतलब एक वर्किंग फेज में आता है तो ये 8 अमीनो एसिड का क्लिप ऑफ हो जाता है। तो ये 8, इसमें से 2 अमीनो एसिड का क्लिप ऑफ होता है, ये 8 में आ जाता है, और 8 पे आने के बाद ये वर्किंग में हो जाता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करती है, एंजियोटेंसिन सेकंड सर अफरेंट आर्टरी पे जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आ रही है, अफरेंट आर्टरी, उसको वो स्ट्रिक्चर कर देती है, उसमें वो नैरो कर देती है, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। और जब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अब ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसको हार्मोन रेगुलेशन में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आज का इतना ही। ओके, थैंक यू।